गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक सेपरेट आपके जेकेएसएसबी के सिलेबस में दिया हुआ है और जिसके हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते हैं। अगर 3 ना भी आए, 1 या 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात पता है क्या? मैंने जितना भी एनालाइज किया है जेएन के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेके, यूट्यूब पे हो, ब्लॉगिंग पे हो, हमारे स्टेट या बाहर नेशनल लेवल की वेबसाइट्स पे जाके, हर जगह पे इतना अनक्लियर, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत, मतलब जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ऊट पटांग तरीके से एक्सप्लेन करा है कि एक सामने वाले बच्चे को लगता है कि ये पता नहीं क्या है, और मतलब मैक्सिमम लोग छोड़ते हैं इसको। तो अब आप लोगों के लिए मैं क्या हेल्प कर सकता हूं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक ट्रिक जो है वो खुद से बनाई कि हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, सो दैट कि आपको ये पता लगे कि फाइनली जेकेएसएसबी एग्जाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। जब आपको ये पता लग गया कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तो आपका पढ़ने का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप बिल्कुल टू द पॉइंट हो जाओगे। देखो, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पीएससी में भी है, कई बार मतलब हायर लेवल एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। लेकिन अब मैंने अक्सर एक चीज कही कि हमें उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम अकॉर्डिंगली पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं जो आप लोगों के लिए मैं सिर्फ ये चीज चाहता हूं कि पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज जो आपके रिसेंट जेकेएसएसबी सीबीटी एग्जाम में पूछे गए हैं, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए कि भैया क्वेश्चन पूछे किस तरह से जाते हैं, मुझे पढ़ना क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मैं चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधे सीधे क्वेश्चन, देन उसके बाद उसके आंसर्स, और फाइनली उसके बाद जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, लास्ट में बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए और हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे, ताकि बहुत ईजिली हम इस टॉपिक को ख़त्म करके इसको अच्छे से रिवाइज कर लें और उसके बाद इस टॉपिक के ऊपर कभी भी झंझट वाली बात रहे ना। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला जो क्वेश्चन है दैट इज कि स्पेशल एड्रेस जो लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा दिया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली को। देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली इन शॉर्ट, देखो मैं इसके बीच में नहीं जाऊंगा, हालांकि जब हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं वहां पे फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आता है, उसके बीच में ये पूरा पॉलिटी का पूरा आधार ही इसी के ऊपर टिका है। मैं इसको छेड़ने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको ईजी में मैं बताऊंगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली वो होती है यहां पर लोगों द्वारा चुने हुए एमएलएस बैठते हैं, बस इतना समझ लो। बाकी मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा टाइम आने पे। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली पता लग गया, वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली वो यहां पे लोगों द्वारा एमएलएस बैठते हैं, मतलब चुने हुए एमएलए जहां पे बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। सिंपल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्पेशल एड्रेस जो दिया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली को गवर्नर द्वारा, ये जेएन के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के किस सेक्शन में दिया गया है? ठीक है, किस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन में दिया गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज सेक्शन 21। क्या आंसर है? सेक्शन 21। देखो, पहला जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है डायरेक्ट सेक्शन से। कहां से पूछा गया? सेक्शन से। चलिए दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है who among the following person may nominate 2 members to the legislative assembly of Jammu and Kashmir to give representative to women? ठीक है, देखो यहां पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो नॉमिनेट कर सकता है 2 मेंबर्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में। मैंने फिर से बताया, लेजिस्लेटिव असेंबली से कहते हैं जो लोगों द्वारा जो चुने हुए एमएलएस होते हैं यहां पे बैठते हैं, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। सिंपल भाषा में, मैं कोई मतलब बहुत अलग नहीं बोल रहा, सिंपल भाषा में बता रहा हूं, लेजिस्लेटिव असेंबली उसको कहते हैं। अब वो कौन सा पर्सन है? देखो, आप सभी को पता है हमारे जेएनके में इस टाइम पे कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है? एलजी गवर्नमेंट। ठीक है, एलजी गवर्नमेंट नहीं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कौन नॉमिनेट कर सकता है? ऑब्वियसली लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसका आंसर क्या आएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करूं तो क्या पूछा है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन किस में से पूछा गया? फीचर में से पूछा गया। ठीक है, किस में से? फीचर में से। ओके, चलिए देखो ये नीचे बताया भी है कि ये कौन से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जेएसए 2021 में। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के यूटी के, ठीक है, जो कम्युनिकेट कर सकता है सभी डिसीजन को किसके साथ? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो भी है, ओके, फॉर लेजिस्लेचर किसके साथ कर सकता? ठीक है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, आई थिंक यहाँ पे आपको कंफ्यूज हुआ होगा, आपको समझ नहीं आया होगा।
क्वेश्चन में पूछा गया है कि जे के यूटी के चीफ मिनिस्टर, मतलब अभी है नहीं है क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हुई नहीं, ठीक है, अभी फिलहाल तौर पे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि चीफ मिनिस्टर अगर हो यूटी का, तो वो सारे डिसीजन जो भी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेटेड हो गया या एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड हो गया, वो किस पर्सन के साथ मतलब डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, प्रपोजल के लिए, लेजिस्लेचर प्रपोजल के लिए या डिस्कशन के लिए किस बंदे के साथ कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है एक ही बंदा, जैसे ऊपर हमने बताया लेफ्ट एलजी, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये तो एक ही तो मेन एडमिनिस्ट्रेशन है इस टाइम पे, ठीक है। चलिए ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट फीचर से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि विदाउट प्रिजुडाइज टू सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 14 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, मतलब कि ये जो सब सेक्शन है सेक्शन 14 की जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, तो नंबर ऑफ सीट्स जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में यूनियन टेरिटरी की, वो इंक्रीज हो सकती है 107 से लेकर कितने तक, ठीक है, 107 से लेकर कितने तक जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स है वो इंक्रीज कर सकते हैं, जो दिया गया है सेक्शन 40 के सब सेक्शन 3 में। तो इसका जो आंसर है दैट इज 114, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया आपके अगेन सेक्शन में से, ठीक है। हमने 4 क्वेश्चन अभी करे, जिसमें से 2 क्वेश्चन सेक्शन में से थे, 2 क्वेश्चन आपके फीचर में से थे। सुनते रहना भाई, लास्ट में इतना खूबसूरत कंक्लूजन दूंगा ना आपको, आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है जम्मू कश्मीर की may make laws for any part of जम्मू एंड कश्मीर यूटी रिलेटेड टू एनी मैटर, ठीक है, जो स्टेट लिस्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, सिर्फ किन चीज़ों को छोड़ के। देखो अब यहाँ पे लिखा है, मैं आपको समझ आ ही गया होगा क्वेश्चन, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो हमारी जम्मू कश्मीर की असेंबली है भाई, वो किसी भी चीज़ के ऊपर लॉ बना सकती है, ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर लॉ बना सकती है, किसी भी मैटर पे लॉ बना सकती है जो आपकी स्टेट की लिस्ट में है, लेकिन कुछ चीज़ों को, कुछ जगहों को छोड़ के, कुछ एरिया को छोड़ के। बताइए कौन से एरियाज हैं वो, ठीक है। इसका जो आंसर है दैट इज पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट कौन सा फीचर में से क्वेश्चन पूछा गया, ओके। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंडर द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर टू बी फिल्ड बाय पर्सन चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन शैल बी। देखो बोला गया है कि जम्मू जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली में, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो टू बी फिल्ड मतलब फिल होगी बाय पर्सन बाय डायरेक्ट इलेक्शन शैल बी, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन थ्रू जो भी सीट्स फिल होंगी वो कितनी होंगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 107। क्या आंसर है? 107। अब ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका डायरेक्ट फीचर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? मतलब फीचर पता है किसे कहते हैं? देखो जब भी हम कोई, अच्छा आप लोगों को फीचर का समझ नहीं आ रहा होगा, देखो हम जब भी कभी किसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना पहले, मतलब टॉपिक, सपोज कोई टॉपिक हमारे पास, देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे उसकी, ठीक है, इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग आता है उसका, मीनिंग के बाद हम उसके फीचर्स लिखते हैं, ठीक है, फीचर्स बोल दो या इंपॉर्टेंस बोल दो, जिसे हिंदी में हम लोग विशेषताएं बोलते हैं। मतलब इसके अंदर अंदर क्या आता है, फीचर्स मतलब इसके अंदर क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि हु शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंट इन द legislative assembly but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of vote under the J.N.K Reorganization Act 2019, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि कौन सा ऐसा पर्सन फर्स्ट मतलब पर्सन है, ऐसे समझ लो, इन शॉर्ट बोल देता हूँ कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट नहीं दे सकते, हालांकि वो अपनी वोट को कॉस्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ वोट्स, ठीक है, लेकिन कौन है जो नहीं कर सकते? तो इसका जो आंसर है दैट इज स्पीकर या पर्सन एक्टिंग एज सच, ठीक है, स्पीकर या कोई भी ऐसा पर्सन जो स्पीकर की तरह एक्ट कर रहा हो वो बंदा, ठीक है, वोट नहीं कर सकता फर्स्ट इंस्टांस में लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का फीचर में से ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं भी आ रहा ना तो डोंट वरी यार, आपको ज़्यादा बीच में घुसने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि मेरा जो मेन मकसद है इन क्वेश्चंस को समझाने का वो लास्ट में है, मैं लास्ट में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज
कि हु शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, बताइए जो मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर यूटी का। तो इसका जो आंसर है दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आपका फीचर में से है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका फीचर में से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर। देखो इस मतलब हमारे जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली 2019 एक्ट के अकॉर्डिंगली कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो विदाउट लेजिस्लेचर क्रिएट की गई है? तो इसका आंसर जो है लद्दाख। क्या आंसर है? लद्दाख। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, मतलब इसमें कोई आपको मतलब कोई बीच में घुस के या उस तरह से जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इस पर। ठीक है, जब हम स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तो स्टार्टिंग ही इस चीज़ से होती है कि इस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू हुआ यूं कि हमारे जो 3 डिवीजन्स थे वो बट गए, जिसमें जम्मू कश्मीर अलग हो गया, अलग यूटी बन गया, लद्दाख अलग यूटी बन गया। ठीक है, और मतलब लद्दाख एक ऐसी यूटी बनी जिसे विदाउट लेजिस्लेचर। जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बताऊंगा, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसके पीछे बहुत डीप मीनिंग है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन। देखो अब ये जो हमारा रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, बताइए क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको प्रेसिडेंट की जो मतलब असेंट होता है स्वीकार करना, मतलब होता है ना एक किसी को बोल देना कि भाई हो गया डन, मतलब सिग्नेचर समझ लो कि प्रेसिडेंट ने कब इसको सिग्नेचर करे। तो इसका जो आंसर है दैट इज 9 अगस्त 2019। ठीक है, पहले तो ये क्या था? पहले तो ये बिल होता है, जब उस पर प्रेसिडेंट ने अपने साइन करे, हस्ताक्षर करे, अपनी स्वीकारता करी, तो उसके बाद ये एक्ट बन जाता है। ठीक है, चलिए कब हुआ था ये हुआ था 9 अगस्त 2019 में। ठीक है, तो ये अब ये क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आपको चीज़ों का पता लग जाता है इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में पूछा है कि जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंगली हाउ मेनी वीमेन्स रिप्रेजेंटेटिव कैन बी नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ, मतलब कितनी वीमेन्स को रिप्रेजेंट मतलब नॉमिनेट किया जा सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में जिनके की यूटी में। तो इसका जो आंसर है दैट इज 2। ठीक है, कौन कर सकता है? ये हमारे एलजी साहब जो हैं कर सकते हैं। आई थिंक मैंने सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस करा था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंगली एक एडमिनिस्ट्रेटर विल बी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द यूटी एंड डेजिग्नेट। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2000 मतलब ये जो हमारा रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसके अंडर जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है जो अपॉइंट किया जाता है किसके अकॉर्डिंगली? हमारे आर्टिकल 239 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली। बताइए उसको क्या डेजिग्नेट किया जाता है? सिंपल सी बात है, दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या डेजिग्नेट किया जाता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, क्लियर है? सुनिए मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब यूटी जो है मतलब अब जैसे हमारे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली मतलब हमारी यूटी बनी, तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर थे बने अपॉइंट किए गए जो हेड कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 239 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए उनको क्या बोला जाता है, उनको क्या डेजिग्नेट दिया जाता है, किस ओहदे पे? वो लेफ्टिनेंट गवर्नर। सिंपल। ठीक है, आंसर क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एज पर द प्रोविजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, बताइए विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन में क्या है कि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो प्रोविजंस हैं, अब बताइए कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एप्लीकेबल हुआ है जम्मू एंड कश्मीर यूटी के ऊपर। तो इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 239A। क्या आंसर है? आर्टिकल 239A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एज पर द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, बताइए यूटी ऑफ लद्दाख कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। सिंपल, मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अब जैसे आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, बताइए उसमें कौन सी कौन से मतलब ऐड उसके अंदर क्या आता है? सिंपल, मतलब किससे वो बनी हुई है? कंप्राइज होता है बना हुआ। ठीक है, ये जो हमारी लद्दाख यूटी है वो किससे बनी हुई है? सिंपल। तो इसका जो आंसर है दैट इज कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट। यही आते हैं ना इसके अंदर, लद्दाख के अंदर कारगिल लेह ही आते हैं। अब भाई कुछ हुआ यहाँ डोडा तो आएगा नहीं, कॉमन सेंस ही बात है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन या नहीं? मतलब ये कोई कॉम्प्लेक्स करने वाला क्वेश्चन है? चलिए ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि एज ऑफ मतलब जो एक्ट है, अब इस एक्ट में रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में
मतलब कितने सेक्शंस हैं और कितने शेड्यूल्स हैं, कितने सेक्शंस हैं और कितने शेड्यूल्स हैं। क्लियर है? तो इसमें कितने सेक्शंस हैं? 103 सेक्शंस हैं और 5 शेड्यूल्स हैं। क्लियर है? 10 सेक्शंस और 5 शेड्यूल्स हैं। भाई क्या ये टफ है? सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एज पर द जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन 2019 बताइए टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर कितने होने चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल नंबर कितने होने चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन 2019 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज 107। क्या आंसर है? 107। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि एक लिस्ट ऑफ ऑल सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू ऑल जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जितनी भी सेंट्रल लॉज की लिस्ट है वो सारे एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज किस शेड्यूल के अंदर बताई गई है? जितने भी सेंटर के लॉज हैं वो सारे एप्लीकेबल है हमारे JNK UT के ऊपर। बताइए किस शेड्यूल के अंदर ये चीज बताई गई है, प्रोवाइड की गई है। तो मतलब इसका जो आंसर है दैट इज 5th शेड्यूल, और ये क्वेश्चन बना है आपके शेड्यूल से। कहां से बना? शेड्यूल से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इसमें इंट्रोड्यूस की गई कुछ चेंजेस, सर्टन चेंजेस में इंट्रोड्यूस की गई, किसमें? स्टेट और UT सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। अकॉर्डिंगली विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब किस शेड्यूल को अमेंड किया गया, किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल को अमेंड किया गया। सुनिए फिर से एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन को। कहा गया कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस करते टाइम कुछ चेंजेस करी गई स्टेट और UT सेक्शंस में, कुछ चेंजेस करी गई स्टेट और UT सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट के अंदर आपका स्टेट और UT सेक्शंस आती हैं वो कुछ चेंजेस करी गई। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में वो चेंजेस करेगी, इसके बारे में आपको बताना। तो इसका जो आंसर दैट इज 1st शेड्यूल। क्या आंसर है? 1st शेड्यूल। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज what does section 9 of Indian Constitution JNK Reorganization Act 2019 डील विद। ये जो सेक्शन 9 है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, ये किससे डील करता है ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स। क्या? एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स। भाई क्वेश्चंस देखिए कहां से पूछा? सेक्शन में से पूछा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा क्लॉज या सेक्शन, ठीक है, क्लॉज या सेक्शन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की डील करता है किसके साथ? इनकंसिस्टेंसी, मतलब इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो मतलब कि आपको ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी सेक्शन है, ठीक है, जो डील करती है किसके साथ? इनकंसिस्टेंसी के साथ, उन लॉज के जो बनाए गए हैं पार्लियामेंट द्वारा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा बनाए गए। तो इसका जो आंसर है दैट इज 35। क्या आंसर है? 35 सेक्शन के अंडर ये दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन, अच्छा ये भी क्वेश्चन आपका कहां से है? सेक्शन में से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि एज पर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 239A UT ऑफ JNK विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। द एडमिनिस्ट्रेटर इज डेजिग्नेटेड एज। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे पहले। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे। ये JKPSC एग्जाम में पूछा गया था। चलिए मैंने 21 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करे और इसका मकसद क्या था अब सुनिए। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन करे आपको, मैंने इतना डीपली नहीं बल्कि क्वेश्चंस को डिक्टेट करता है कि आंसर बताया। इसका रीज़न क्या था सुनिए। देखो अगर हम सबसे टॉप पे जाएं, अगर मैं यहाँ से टॉप पे क्वेश्चंस को देखना शुरू करूँ, पहला क्वेश्चन आपका आया सेक्शन में से। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया सेक्शन, दूसरा आपका डायरेक्ट फीचर में से था, फिर डायरेक्ट फीचर में से था, फिर सेक्शन में से था, फिर फीचर में से था, फिर डायरेक्ट फीचर में से था, फिर क्वेश्चन फीचर में से, फिर क्वेश्चन फीचर में से था, फिर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। ये डायरेक्ट स्मॉल इंट्रोडक्शन से पूछा गया था। अब यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही पूछा गया था, मतलब वीमेंस की कितनी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उसके बाद हम बात करें, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट था कि डेजिग्नेट जो किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? LG बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में अगर हम बात करें
तो क्वेश्चन इसमें आता है कुछ एक क्वेश्चन यहाँ से आर्टिकल में से, आर्टिकल के रिलेटेड था, और आर्टिकल के रिलेटेड जब भी आएगा यहाँ तो ये क्वेश्चन मतलब कौन सा यूनियन टेरिटरी का मतलब एप्लीकेबल हुआ है जेएनके पे, उसका गोवा आप सभी को पता ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पे डायरेक्ट पूछा गया, ये क्वेश्चन पे डायरेक्ट पूछा गया, मतलब कितनी सेक्शंस हैं, कितने शेड्यूल्स हैं। अभी इसमें कुछ एक और चीज़ ऐड होनी थी कि कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स हैं वो भी आना था इसमें। चलिए, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पे ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट है, ये शेड्यूल से क्वेश्चन है। ओके, ये भी शेड्यूल से क्वेश्चन है। बाकी देखो, ये सेक्शन से है, ये सेक्शन से है। ओके, तो मैं आपको बेसिकली बताना क्या चाहता हूँ कि हम लोगों ने अगर 20 क्वेश्चन करे तो उसमें से मान लो 7 से 9 क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। डायरेक्ट क्वेश्चंस हमें पूछे गए थे, फीचर में से लगा लो। ठीक है, फीचर में से लगा लो, या मतलब जिस तरह से डायरेक्ट डेफिनेशंस होती है ना, डेफिनेशन से क्वेश्चन में पूछे गए थे। पहला ये। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे अगले जो मतलब 1 से लेकर 6 क्वेश्चन जो थे वो हमें डायरेक्ट सेक्शन में से पूछे गए थे। कहाँ से पूछे गए थे? सेक्शन में से पूछे गए थे। और थर्ड जो रिमेनिंग थे वो कुछ क्वेश्चंस हमें शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल प्लस कुछ आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो पूछे गए। यस और नो, यही चीज़ें हमने पढ़ी, यही चीज़ें पढ़ी। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने पर्सनली जितने भी जेएनके यूटी के या मतलब अपने यहाँ के जो लेक्चर्स देखे या बाहर के लेक्चर देखे, भाई साहब उनकी शुरुआत हिस्ट्री से होती है। भाई उनकी शुरुआत हिस्ट्री से होती है। मैंने 21 क्वेश्चन को डिस्कस करा। मुझे एक भी चीज़ बताओ, कहीं पे 370 का चीज़ थी, कहीं पे 35A था, कहीं पे आपके पुरानी हिस्ट्री थी इसमें? भाई कुछ भी नहीं था इसमें। इस टॉपिक को जब भी कभी मैंने पर्सनल तौर पे मैक्सिमम लेक्चर देखे, उन लोगों ने इस लेक्चर को कुछ हव्वे की तरह बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करा है, जिसका एक्चुअल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब ही नहीं है। भाई कभी भी आपको देखो जानने के लिए, या आपको भी पता है कि हमारे जेएनके में 370 स्पेशल स्टेटस था। उस स्टेटस की वजह से डायरेक्टली सेंटर्स जो थी, मतलब उसके कुछ फील्ड में, जैसे सिक्योरिटी, जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद ये मतलब पब्लिक लॉ ऑर्डर्स वाला हो गया, और उसके बाद होम अफेयर्स वाला, ये कुछ 3 पार्ट्स थे जो मतलब जिसके ऊपर सेंटर डायरेक्ट मतलब लॉज बना सकती थी हमारे मतलब हमारी स्टेट के ऊपर। बाकी किसी भी चीज़ पे उसका हक नहीं था, क्योंकि हमारा स्पेशल हमारा संविधान था, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन वो किसके अकॉर्डिंगली था, मतलब किस आर्टिकल के थ्रू था? आर्टिकल 370 35A के अकॉर्डिंगली था। लेकिन फाइनली वो टूटा, उसको मतलब किस एक्ट के बिहाफ पे टूटा? दैट वाज जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करना, नए तरीके से रीऑर्गेनाइज करना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये मतलब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, ठीक है, 370 और 35 है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप अपने पहले 3-4 पेजेस अगर आप 370 और 35A को समझने में लगा रहे हो ना, तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन कभी भी 370 या 35A के ऊपर नहीं आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। कहां से पूछे जाएंगे? डायरेक्ट। या तो आपको सीधा फीचर में से क्वेश्चन पूछेंगे, या आपको डायरेक्ट सेक्शन में से क्वेश्चन पूछेंगे, शेड्यूल में से पूछेंगे, आर्टिकल में से पूछेंगे। तो आप लोग क्यों पढ़ रहे हो भाई? क्यों मुझे जानने की ज़रूरत है कि भाई अब ये मतलब इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने ये रीज़न दिए, इतने लोग इसके अगेंस्ट थे, इतने फेवर में थे। कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ये पार्लियामेंट का एक काम था, वहाँ पे जो हुआ सो हुआ। एग्जाम में वो चाहता है आप लोगों को ये पता हो कि किस सेक्शन के अंदर क्या दिया हुआ है, किस आर्टिकल के अंदर क्या दिया हुआ है, कितने शेड्यूल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, वो नहीं चाहता भाई। अलग चीज़ है, कंट्रोवर्सी चीज़ें कभी एग्जाम में आती है। 370 के ऊपर कभी भी डिबेट नहीं होगी भाई। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस इसलिए एक्सप्लेन करे, आपको ये पता लग जाए कि मुझे पढ़ना क्या है, और मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन कराया कि मुझे आपको पढ़ाना क्या है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया। हम लोगों को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करनी है चीज़ें,
जिसमें मैं आप लोगों को डायरेक्टली जितने भी क्वेश्चन फीचर्स के आते हैं सारे बताऊंगा। उसके बाद हम लोग आराम से बैठ के सेक्शंस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा आपको सेक्शन याद करवाने की, ठीक है। उसके बाद हम पार्ट्स, शेड्यूल्स, ठीक है, 12 पार्ट्स के अंदर ही आपकी सेक्शंस आती हैं, जो हम पढ़ेंगे वो साथ साथ ही चलेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। उसके बाद फालतू का हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा, ठीक है, थोड़ा आंखें खोलने वाला लगा, तो इस पे लिखना JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विद की जगह वाई लिखना, वाई सतीश सर, ये कमेंट में लिख देना। अगर आपको लेक्चर सच्ची में ये मतलब ऐसा लगा कि नहीं यार जो मैंने चीज़ें कही वो इंपॉर्टेंट है, तो ये जो लाइन मैंने बोली है नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट आप लोगों के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के लेक्चर जो हम स्टार्ट करते हैं, और फाइनली बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से खत्म करेंगे, और आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, बाहर में जाता हमें PhD नहीं करनी भाई, हमें किसी चीज़ में PhD नहीं करनी। हाँ, एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए एग्जाम में क्या आता है, हम उस पर बहुत अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है, बाय बाय।